नमस्कार। धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गुनाहों का देवता का 6वां भाग आज प्रस्तुत कर रही हूँ आपके सामने। और तो कुछ खास नहीं, हाँ यह कह रहा था आपको चाय और सिगरेट बहुत अच्छी लगती है। ओहो देखिए, मैं भूल ही गई। लीजिए सिगरेट मंगवाती हूँ। और सुधा ने घंटी बजाई। रहने दीजिए, मैं सिगरेट छोड़ रही हूँ। क्यों? इसलिए कि कपूर को अच्छी नहीं लगता और वह मेरा दोस्त बन गया है और दोस्ती में एक दूसरे से निभाह ही करना पड़ता है। उसने आपसे यह नहीं बताया कि मैंने उसे दोस्त मान लिया है? पम्मी ने पूछा। जी हाँ, बताया था। अच्छा तो चाय लीजिए। हाँ हाँ, चाय मंगवा लीजिए। आपका कपूर से क्या संबंध है? पम्मी ने पूछा। कुछ नहीं, मुझसे भला क्या संबंध होगा उनका। जब देखिए तब बिगड़ते रहते हैं मुझ पर और बाहर गए हैं और आज तक कोई खत नहीं भेजा। ये कहीं संबंध है? नहीं, मेरा मतलब आप उनसे घनिष्ठ हैं? हाँ, कभी वह छिपाते तो नहीं मुझसे कुछ। क्यों? तब तो ठीक है, सच्चे दिल के आदमी मालूम पड़ते हैं। आप तो यह बता सकती हैं कि उन्हें क्या क्या चीज़ें पसंद है? हाँ बता सकती हूँ, उन्हें कविता पसंद है। बस कविता के बारे में बात कीजिए, कविता सुना दीजिए उन्हें या कविता की किताब दे दीजिए उन्हें। और उनको सुबह घूमना पसंद है, रात को गंगा जी की सैर करना पसंद है, सिनेमा तो पसंद है। और क्या, चाय की पत्ती का हलवा पसंद है। ये क्या होता है? मेरा मतलब बिना दूध की चाय उन्हें पसंद है। अच्छा, देखिए आप सोचेंगी मैं इस तरह से मिस्टर कपूर के बारे में पूछ रही हूँ जैसे कि मैं कोई जासूस हूँ। लेकिन असल बात में मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 2-3 साल से अकेले रहती थी, किसी से भी नहीं मिलती जुलती थी। उस दिन मिस्टर कपूर गए तो पता नहीं क्यों मुझ पर प्रभाव पड़ा। उनको देखकर ऐसा लगा कि आदमी है जिसमें दिल की सच्चाई है, जो आदमियों में बिल्कुल नहीं होती। तभी मैंने सोचा इनसे दोस्ती कर लूं। लेकिन चूंकि एक बार दोस्ती करके विवाह और विवाह के बाद अलगाव में भोग चुकी हूँ, इसलिए इनके बारे में पूरी जांच पड़ताल कर लेना चाहती हूँ। लेकिन दोस्त तो अब बना ही चुकी हूँ। चाय आ गई थी और पम्मी ने सुधा के प्याले में चाय डाली। ना, मैं तो अभी खाना खा चुकी हूँ, सुधा बोली। पम्मी ने 2-3 चुस्कियों के बाद कहा, आपके बारे में चंदर ने मुझसे कहा था। कहा होगा, सुधा मुंह बिगाड़ कर बोली। मेरी बुराई कर रहे होंगे और क्या। पम्मी चाय के प्याले से उठते हुए धुएं को देखती हुई अपने ही ख्यालों में डूबी थी। थोड़ी देर बाद बोली, मेरा अनुमान गलत नहीं होता। मैं मिस्टर कपूर को देखते ही समझ लिया था कि यही मेरे लिए उपयुक्त मित्र हैं। मैंने कविता पढ़नी बहुत दिनों से छोड़ दी, लेकिन किसी कवित्री ने, शायद मिसेस ब्राउनिंग ने कहीं लिखा था कि वह मेरी ज़िंदगी में रोशनी बनकर आया। उसे देखते ही मैं समझ गई कि यह वह आदमी है जिसके हाथ में मेरे दिल के सभी राज सुरक्षित रहेंगे। वह खेल नहीं करेगा और प्यार भी नहीं करेगा। जिंदगी में आकर भी जिंदगी से दूर और सपनों में बंध कर भी सपनों से अलग। यह बात कपूर पर बहुत लागू होती है। माफ़ करना मिस सुधा, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ कि आप इनकी घनिष्ठ हैं और आप उनसे बतला देंगी कि मेरा क्या ख्याल है उनके बारे में। अच्छा, अब मैं चलूँगी। बैठिए ना, सुधा बोली। नहीं, मेरा भाई अकेला खाने के लिए इंतज़ार कर रहा होगा। उठते हुए पम्मी ने कहा, आप बहुत अच्छी हैं। इस वक्त आप आई तो मैं थोड़ी सी चिंता भूल गई, वरना मैं 3 दिन से उदास थी। बैठिए, कुछ और चंदर के बारे में बताइए ना। अब नहीं, वह अपने ढंग का अकेला आदमी है, यह मैं कह सकती हूँ। ओह
तुम्हारी आंखें बड़ी सुंदर है, देखूं? और छोटे बच्चे की तरह उसके मुंह को हथेलियों से ऊपर उठाकर पम्मी ने कहा, बहुत सुंदर आंखें हैं। माफ़ करना, मैं कपूर से भी इतनी ही बेतकल्लुफ़ी से हूँ। सुधा झेप गई। उसने आंखें नीची कर ली। पम्मी ने अपनी साइकिल उठाते हुए कपूर के साथ पम्मी ने अपनी साइकिल उठाते हुए कहा, कपूर के साथ आप आइएगा। और अपने कहा था, कपूर को कविता पसंद है? जी हाँ, गुड नाइट। जब पम्मी बंगले पर पहुंची तो उसकी साइकिल के कैरियर में अंग्रेजी कविताओं के 5-6 ग्रंथ बंधे हुए थे। 8 बज चुके थे। सुधा जाकर अपने बिस्तर पर लेटकर पढ़ने लगी। अंग्रेजी कविता पढ़ रही थी। अंग्रेजी लड़कियां कितनी आज़ाद और स्वच्छंद होती हैं। जब पम्मी जो ईसाई है इतनी आज़ाद है, उसने सोचा, और पम्मी कितनी अच्छी है। उसकी बेतकल्लुफ़ी में भोलापन तो नहीं है, पर सरलता बेहद है। बड़ा साफ दिल है, कुछ छिपाना नहीं जानती। और सुधा से सिर्फ 5-6 साल बड़ी है, लेकिन सुधा उसके सामने बच्ची लगती है। कितना जानती है पम्मी, और कितनी अच्छी समझ है उसकी, और चंदर की तारीफ करते नहीं थकती। चंदर के लिए उसने सिगरेट छोड़ दी। चंदर उसका दोस्त है। इतनी पढ़ी लिखी लड़की के लिए रोशनी का देवदूत है। सचमुच चंदर पर सुधा को गर्व है, और उसी चंदर से वह लड़ झगड़ लेती है, इतनी मान मनुहार कर लेती है, और चंदर सब बर्दाश्त कर लेता है। वरना चंदर के इतने बड़े बड़े दोस्त हैं, और चंदर की इतनी इज्जत है। अगर चंदर चाहे तो सुधा को रत्ती भर परवाह न करे, लेकिन चंदर सुधा की भली बुरी बात बर्दाश्त कर लेता। और वह कितना परेशान करती रहती है चंदर को। कभी अगर सचमुच चंदर बहुत नाराज हो गया और सचमुच हमेशा के लिए बोलना छोड़ दे, तब क्या होगा? या चंदर यहाँ से कहीं चला जाए, तब क्या होगा? खैर, चंदर जाएगा तो नहीं इलाहाबाद छोड़कर, लेकिन अगर वह खुद कहीं चली गई तब क्या होगा? वह कहाँ जाएगी? अरे, पापा को मनाना तो बाएं हाथ का खेल है, और ऐसा प्यार वह करेगी नहीं कि शादी करनी पड़े। लेकिन यह सब तो ठीक है, पर चंदर ने चिट्ठी क्यों नहीं भेजी? क्या नाराज होकर गया है? जाते वक्त सुधा ने परेशान तो बहुत किया था। होल डोल की पार्टी का बक्सुआ खोल दिया था, और उठाते ही चंदर के हाथ से सब कपड़े बिखर गए। चंदर कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते समय उसने सुधा को डांटा भी नहीं, और न यही समझाया कि घर का ख्याल रखना, अकेले घूमना मत, महाराजिन से लड़ना मत, पढ़ती रहना। इससे सुधा समझ तो गई थी कि वह नाराज है, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन चंदर को खत तो भेजना चाहिए था, चाहे गुस्से का ही खत क्यों न होता। बिना खत के मन उसका कितना घबरा रहा है, और क्या चंदर को मालूम नहीं होगा? यह कैसे हो सकता है? जब इतनी दूर बैठे हुए सुधा को मालूम हो गया कि चंदर नाखुश है, तो क्या चंदर को नहीं मालूम होगा कि सुधा का मन उदास हो गया है? जरूर मालूम होगा। सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई, और नींद में उसे पापा या चंदर की चिट्ठी मिली या नहीं मिली यह तो नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे यह सारी सृष्टि एक बिंदु से बनी और एक बिंदु में समा गई, उसी तरह सुधा की वह भादों की घटाओं जैसे फैली हुई बेचैनी और गीली उदासी एक चंदर के ध्यान से उठी और उसी में समा गई। दूसरे दिन सुबह आंगन में बैठी हुई आलू छील रही थी सुधा, और चंदर का इंतज़ार कर रही थी। उसी दिन रात को पापा आ गए, और दूसरे दिन सुबह बुआ जी और बिनती आ गई। सुधी, किसी ने इतने प्यार से पुकारा कि हवाओं में रस भर गया। अच्छा, आ गए चंदर? सुधा आलू छोड़कर उठ बैठी। क्या लाए हमारे लिए लखनऊ से? बहुत कुछ सुधा। के है सुधा?
सहसा कमरे से कोई बोला। चंदर है, सुधा ने कहा। बुआ आ गई और कमरे से बुआ बाहर आई। प्रणाम बुआ जी, चंदर बोला और पैर छूने के लिए झुका। हाँ हाँ बुआ जी 3 कदम पीछे हट गई। देखत त्यो ना हम पूजा की धोती पहने हैं। ई के है सुधा। सुधा ने बुआ की बात का कुछ जवाब नहीं दिया। चंदर चलो अपने कमरे में, यहाँ बुआ पूजा करेंगी। चंदर अलग हटा। बुआ ने हाथ के पंच पात्र से वहाँ पानी छिड़का और जमीन फूंकने लगी। सुधा बिनती को भेज दो। बुआ जी ने धूपदानी में महाराजिन जी से कोयला लेते हुए कहा। सुधा अपने कमरे में पहुंचकर चंदर को खाट पर बिठाकर नीचे बैठ गई और अरे ऊपर बैठो। नहीं, हम यहीं ठीक हैं, कहकर वह बैठ गई और चंदर की पैंट पर पेंसिल से लकीरें खींचने लगी। अरे यह क्या कर रही हो? चंदर ने पैर उठाते हुए कहा। तो तुमने इतने दिन क्यों लगाए? सुधा ने दूसरे पांचे पर पेंसिल लगाते हुए कहा। अरे बड़ी आफत में फंस गए थे सुधा। लखनऊ से हम लोग गए बरेली, वहाँ एक उत्सव में हम लोग भी गए और एक मिनिस्टर भी पहुँचे। कुछ सोशलिस्ट, कम्युनिस्ट और मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन किया। फिर तो पुलिस वाले और मजदूरों में जमकर लड़ाई हुई। वह तो कहो एक बेचारा सोशलिस्ट लड़का था, कैलाश मिश्रा, उसने हम लोगों की जान बचाई, वरना पापा और हम दोनों ही अस्पताल में होते। अच्छा, पापा ने हमें कुछ बताया नहीं? सुधा घबरा कर बोली और बड़ी देर तक बरेली उपद्रव और कैलाश मिश्रा की बातें करती रही। अरे ये बाहर गा कौन रहा है? चंदर ने सहसा पूछा। बाहर कोई गाता हुआ आ रहा था। आंचल में क्यों बांध लिया मुझ परदेसी का प्यार, आंचल में क्यों बांध लिया। और चंदर को देखते ही उस लड़की ने चौंक कर कहा। अरे! क्षण भर स्तब्ध और फिर शर्म से लाल होकर भागी बाहर। अरे भागती क्यों है? यही तो है चंदर, सुधा ने कहा। लड़की बाहर रुक गई और गर्दन हिलाकर इशारे से कहा, मैं नहीं आऊँगी, मुझे शर्म लगती है। अरे चलिए आ देखो, हम अभी पकड़ लाते हैं, अभी झक्की है यह, कहकर सुधा उठी और फिर भागी। सुधा पीछे पीछे भागी। थोड़ी देर बाद सुधा अंदर आई तो सुधा के हाथ में उस लड़की की चोटी और वह बेचारी बुरी तरह अस्त व्यस्त थी। दांत से अपने आंचल का छोर दबाए हुए थी। बाल की 3-4 लटें मुंह पर झुक रही थी और लाज के मारे सिमटी जा रही थी और आंखें थी कि मुस्कुराएं या रोए यह तय ही नहीं कर पाई थीं। देखो चंदर, देखो, सुधा हाँफ रही थी। यही है बिनती मोटकी कहीं की, इतनी मोटी है कि दम निकल गया हमारा। सुधा बुरी तरह हाँफ रही थी। चंदर ने देखा बेचारी बुरी हालत में थी। मोटी तो बहुत नहीं थी पर हाँ गांव की तंदुरुस्ती थी। लाल चेहरा जिसे शर्म ने तो दूना बना दिया था। एक हाथ से अपनी चोटी पकड़े थी, दूसरे से अपने कपड़े ठीक कर रही थी और दांत से आंचल पकड़े। छोड़ दो उसे, यह क्या है सुधा, बड़ी जंगली हो तुम, चंदर ने डांट कर कहा। जंगली मैं हूँ या यह? चोटी छोड़कर सुधा भूली। यह देखो, दांत काट लिया है इसने। सचमुच सुधा के कंधे पर दांत के निशान बने हुए थे। चंदर इस संभावना पर बेतहाशा हंसने लगा कि इतनी बड़ी लड़की दांत काट सकती है। क्यों जी, इतनी बड़ी हो गई और दांत काटती हो? उसकी हंसी रुक नहीं रही थी। सचमुच यह तो बड़े मज़े की लड़की है। बिनती इसका नाम है। क्यों रे महुआ, बिनती थी क्या वहाँ जो बुआ जी ने बिनती नाम रखा? वह पल्ला ठीक से ओढ़ चुकी थी। बोली, नमस्ते। चंदर और सुधा दोनों हंस पड़े। अब इतनी देर बाद याद आई। चंदर और भी हंसने लगा। बिनती, ए बिनती, बुआ की आवाज़ आई। बिनती ने सुधा की ओर देखा और चली गई। और कहो सुधी, चंदर बोला, क्या हाल चाल रहा यहाँ? फिर भी एक चिट्ठी भी तो नहीं लिखी तुमने? सुधा बड़ी शिकायत के स्वर में बोली। हमें रोज़ रुलाई आती थी तुम, और तुम्हारी वो आई थी। हमारी वो? चंदर ने चौंक कर पूछा।
अरे हाँ, तुम्हारी पम्मी रानी। अच्छा, वो आई थी क्या? क्या बात हुई? कुछ नहीं, तुम्हारी तस्वीर देख देख कर रो रही थी, सुधा ने उंगलियां नचाते हुए कहा। मेरी तस्वीर देखकर? अच्छा, और थी कहाँ मेरी तस्वीर? अब तुम तो बहस करने लगे। हम कोई वकील हैं? तुम कोई नई बात बताओ। सुधा बोली, हम तो तुम्हें बहुत बहुत बात बताएंगे, पूरी कहानी है। इतने में बिनती आई। उसके हाथ में एक तस्तरी थी और एक गिलास तस्तरी में कुछ मिठाइयाँ थी और गिलास में शरबत। उसने लाकर तस्तरी चंदर के सामने रख दी। ना भाई, हम नहीं खाएंगे, चंदर ने इनकार किया। बिनती ने सुधा की ओर देखा। खा लो, लगे नखरा करने। लखनऊ से आ रहे हैं ना, तकल्लुफ़ ना करें तो मालूम कैसे हो? सुधा ने मुंह चिढ़ाते हुए कहा। चंदर मुस्कुरा कर खाने लगा। दीदी के कहने पर खाने लगे आप? बिनती ने अपने हाथ की अंगूठी की ओर देखते हुए कहा। चंदर हंस दिया, कुछ बोला नहीं। बिनती चली गई। बड़ी अच्छी लड़की मालूम पड़ती है यह, चंदर बोला। बहुत प्यारी है और पढ़ने में हमारी तरह नहीं है, बहुत तेज है। अच्छा, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? मास्टर साहब बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और चंदर, अब हम खूब बात करते हैं उनसे, दुनिया भर की, और वे बस हमेशा सिर नीचे किए रहते हैं। एक दिन पढ़ाते वक्त हम गरीब पास में रख कर खाते गए, उन्हें मालूम ही नहीं हुआ। उनसे एक दिन कविता सुनवा दो, सुधा बोली। चंदर ने कुछ जवाब नहीं दिया और डॉक्टर साहब के कमरे में जाकर किताबें उलटने लगा। इतने में बुआ जी का तेज स्वर आया। हमें मालूम होता है कि ई मुँह झांसी हमके ऐसी नाच नचई हैं तय हम पैदा होत गला घोट देत। हरे राम, आकाश सिर पर उठाए हैं, कई घंटा से नरियात नरियात गटई फट गई। ई बोलते नाही, जैसे सांप सूंघ गया हो। प्रोफेसर शुक्ला के घर में यह नया सांस्कृतिक तत्व था। कितनी शालीनता और शिष्टता से रहते थे। कभी इस तरह की भाषा भी उनके घर में सुनने को नहीं मिलती थी। इसकी चंदर को जरा भी उम्मीद ना थी। चंदर चौंक कर इधर देखने लगा। डॉक्टर शुक्ला समझ गए। कुछ लज्जित से और मुस्कुरा कर ग्लानि छिपाते हुए से बोले, मेरी विधवा बहन है, कल गांव से आई है लड़की को पहुंचाने। उसके बाद कुछ पटकने का स्वर आया, शायद किसी बर्तन के। इतने में सुधा आई, गुस्से से लाल। सुना पापा तुमने? बुआ बिनती को मार डालेगी। क्या हुआ आखिर? डॉक्टर शुक्ला ने पूछा। कुछ नहीं, बिनती ने पूजा का पंचतंत्र उठाकर ठाकुर जी के सिंहासन के पीछे रख दिया था। उन्हें दिखाई नहीं पड़ा तो गुस्सा बिनती पर उतार रही हैं। इतने में फिर उनकी आवाज़ आई। पैदा करत बखत बहुत अच्छा लाग रहा, पालत बखत टे बोल गए, मर गए रहो तो आपन संतानों अपने साथ ले जाते हो। हमरे मूड पर ही हत्या काहे डाल गयो? ऐसी कुलच्छनी है कि पैदा होते ही बाप को खाए गई। सुना पापा तुमने? चलो हम चलते हैं, डॉक्टर शुक्ला ने कहा। सुधा वहीं रह गई। चंदर से बोली, ऐसा बुरा स्वभाव है बुआ का कि बस बिनती ऐसी है कि इतना बर्दाश्त कर लेती है। बुआ ने ठाकुर जी का सिंहासन साफ करते हुए रोवत काहे हो? कौन तुम्हारे माई बाप को गरियावत है कि ई आंसुआ ढरकाए रही हो? ई सब चोचला अपने ओ का दिखायो जाए के 2 महीना और है, अबहिन से ऊँधियाई न जाओ। अब अभद्रता की सीमा पार कर चुकी थी। बिनती, चलो कमरे के अंदर, हटो सामने से, डॉक्टर शुक्ला ने डांट कर कहा। अब ये चरखा बंद होगा या नहीं? कुछ शर्म हया है या नहीं तुम में? बिनती सिसकते हुए अंदर गई। स्टडी रूम में देखा कि चंदर है तो उल्टे पांव लौट आई सुधा के कमरे में और फूट फूट कर रोने लगी। डॉक्टर शुक्ला लौट आए। अब हम ये सब करें कि अपना काम करें। अच्छा, कल से घर में महाभारत मचा रखा है, कब जाएंगी ये सुधा? कल जाएंगी पापा, आप बिनती को कभी मत भेजना इनके साथ, सुधा ने गुस्से भरे स्वर में कहा।
अच्छा जाओ हमारा खाना परोसो। चंदर, तुम अपना काम यहाँ करो, यहाँ शोर ज़्यादा हो तो तुम लाइब्रेरी में चले जाना, आज भर की तकलीफ़ है। चंदर ने अपनी कुछ किताबें उठाई और अपने घर चला जाना ही ठीक समझा। सुधा खाना परोसने चली गई। बिन्ती रो रो कर तकिए पर सिर पटक कर अपनी कुंठा और दुख उतार रही थी। बुआ घंटी बजा रही थी। दबी जबान जाने क्या बकती जा रही थी। यह घंटी के भक्ति भावना भरे मधुर स्वर में सुनाई नहीं देता था। शेष कल। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।